नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि बीपीएससी मेंस के लिए हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, तो आज हम आप लोग के लिए सामने लेकर आए हैं इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में। ऐसा क्यों लेकर आया हूँ? कल पटना कलम पढ़ा, आज डायरेक्ट आईआर पे आ गया। इसका मतलब यही था कि अभी अमेरिका दौरा हुआ है हमारे प्रधानमंत्री का। इसमें जो कुछ भी समझौता हुआ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ में यह भी समझेंगे कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप कब खराब रहा, कब अच्छा हुआ, किस तरह के एग्रीमेंट पहले हो चुके हैं और किस तरह से अमेरिका भारत का सहयोग कर रहा है, जब भारत और अमेरिका के बीच में कौन सी चुनौतियां हैं। इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इंडिया यूएस रिलेशन से इंडिया और रूस के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी समझेंगे। तो एक एक करके एक एक पॉइंट को समझेंगे। और देखिए, मैं एक क्वेश्चन फॉर्म में लेके आया हूं, जो मैं बता रहा हूं उसको डिटेल से समझिएगा। एक एक की पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन में लिखेंगे, आंसर करेंगे, तो आपको क्या होगा कि अच्छा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के निहितार्थों को समझते हुए बतलाते हुए भारत अमेरिका के बीच सहयोग और चुनौतियों के बारे में प्रकाश डालें। अब चुनौती से ये समझिए, पहले की पॉइंट पकड़ना है। चुनौती को आप एक तनाव के रूप में ले सकते हैं। सहयोग, देख लीजिए, पॉइंट आपको की पॉइंट पकड़ना है। ये दौरा इंडिया यूएस रिलेशन प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। एक तरह से पहले आपको समझना कि कौन कौन से मुद्दों पे हमें जाना है। चुनौती क्या है, चुनौती में बहुत कुछ आ जाएगा, उसको भी समझेंगे। लेकिन पहले यहां समझते हैं कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे में क्या क्या मिला। हमको ये समझना दौरे से क्या मिला, सहयोग कहां हम कर रहे हैं, कहां पर हमारे लिए चुनौती है। सारी चीजों को डिटेल समझिए। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री 12 से 14 फरवरी के बीच में अमेरिकी दौरे पर थे। प्रधानमंत्री का यह दौरा आर्थिक रूप से, कूटनीतिक, सामरिक और प्रौद्योगिकी और नवाचार के नजरिए से अहम रहा। अब देखिए, एक एक पॉइंट ये जो है ना, सारा की पॉइंट है। आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब ये क्या है कि अब इसको समझेंगे। आर्थिक की बात करेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था, ट्रेड वगैरह सारा इसमें आ जाएगा। कूटनीति की बात करेंगे तो जो हम डायलॉग करते हैं विभिन्न मुद्दों पर किसी देश के साथ, तो हम कूटनीति ही करते हैं। सामरिक मुद्दे क्या होते हैं, जब दो देशों के लिए हो सकता है समान मुद्दा बना हो। सामरिक एक तो जैसे क्लाइमेट चेंज है, ये सभी लोग के लिए है, इस पर सभी देश मिलकर बात करेंगे। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो इंडिया यूएस की बात होगी तो कुछ मुद्दे उसके लिए जरूरी होंगे। इंडिया भी नहीं चाहता कि चीन किसी तरह उसको आंखें दड़े। अगर उसको सहयोग यूएस देता है ताकि चीन की आंखें नीचा झुका रहे, तो हो सकता है सामरिक मुद्दों पर हम एक साथ हो जाए, क्योंकि यूएस भी चाहता है कि चीन कभी मजबूत ना हो। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करते हैं तो हम 5G की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, हम इसरो सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, विभिन्न तरह के हम फाइटर प्लेन लेने की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या होगा, इसमें ही आएगा। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को, तो हमारा क्या हुआ, अहम क्यों रहा, क्योंकि ये दौरे पर क्या हुआ, आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के नजरिए से अहम रहा। अब समझिए, इस दौरे में भारत अमेरिका के मध्य विभिन्न क्षेत्रों से लेकर समझौते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र क्या हो सकता है, यही इन्हीं मुद्दों में से कोई ना कोई होगा जिसके आधार पर हम समझौते किए होंगे। तो समझौता कहाँ किया था हमने, रक्षा में किया था, व्यापार में किया, और व्यापार के साथ निवेश, ऊर्जा सुरक्षा जो आज की सबसे ज़्यादा जरूरत है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और मल्टी सेक्टर में कोऑपरेशन कहाँ कहाँ हो सकता है उसके बारे में। अब देखिए, ये जो दोनों देशों के बीच हुए ऊर्जा सुरक्षा, बहुपक्षीय सहयोग और दोनों देशों के बीच भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की, अब क्या है ये सब क्या है, ये जो है ना, ये जो की पॉइंट है, भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती से पुष्टि की। अब क्या है, ये जो लाइन जब लिखेंगे तो अपने आप एक नंबर आपको बढ़ा देगा एग्जामिनर, क्योंकि यही सब जब आईआर का क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो यही सब टेक्निकल वर्ड है जो आपको काम आता है। लेमन टाइप तो सभी कोई लिख देगा कि हाँ अमेरिका यूएस का रिलेशनशिप ऐसा था, दोनों ने इस तरह की बात की है कि टेक्नोलॉजी में। अब इन सारे मुद्दों को भी लिख के अगर लेमन टाइप लिखना रहेगा तो दोनों का संबंध अच्छा हो रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है, ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। जब कुछ मुद्दों के साथ जब ये सब लिखेंगे कि भारत इन सारे समझौतों को लेकर, समझौते तो कर ही रहा है, साथ में भारत अमेरिकी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती की पुष्टि की, तो इस तरह के जब टर्म उसको समझ में आएगा, थोड़ा भारी भी लगेगा, लेकिन आयर के जब सब्जेक्ट में इन सारे शब्दों, इस तरह के नाम, इस तरह के समझौतों को लिख देने से नंबर बढ़ता है।
अब समझिए, ध्यातव्य हो कि भारत अमेरिका संबंध लंबे समय से प्रगाढ़ रहा, जिसके केंद्र में लोकतंत्र। मैं बता रहा हूं, देखिए किसी भी देश के साथ अगर संबंध बनाना है तो कुछ विचार आपके मैच होने चाहिए। एक आम आदमी भी, हम आप अगर हमारे आपके विचार मैच करेंगे तो हम क्या करेंगे, संबंध अच्छे होंगे हमारे। मैं चाहता हूं कि आप भी बन जाओ IAS SDM, आप चाहते हो मैं भी बन जाऊं IAS SDM, तो क्या हुआ, समान विचार हुआ। आप भी अच्छे से जिंदगी जियो, मैं भी अच्छे से जिंदगी जीऊं, ये क्या समान विचारधारा हुआ। तो इसी तरह से इंडिया US की जब बात करेंगे तो दोनों लोकतंत्र है, दोनों की विचारधारा मैच करता है, दोनों वैश्विक शांति चाह रहा है, मानवाधिकार के मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत हमेशा क्या कहता है कि जहां शांति है, जिस विचारधारा में अग्रेशन ना हो, सबको साथ लेके चलने की बात हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे गोरे काले की बात हो, चाहे जाति की बात हो। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी बात पर तो बोला जा रहा है कि हमारा विचारधारा जो है सबको साथ लेकर चलने की है। वैश्विक शांति की बात करते हैं, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, इतना कुछ हुआ फिर भी वहां क्या हुआ, भारत ने हमेशा कहा कि वहां शांति जरूरी है, महिलाओं की स्वतंत्रता जरूरी है, इस तरह की चीजों को। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके केंद्र में क्या रहा, लोकतांत्रिक विचारधारा, वैश्विक शांति, मानवाधिकार आदि कारक दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण आधार रहा। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जब जाएंगे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है 1945 में, उसके बाद शीत युद्ध शुरू हो जाता है और पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश। तो आप जब समझेंगे तो दो गुट में बढ़ता है। 1945 के बाद शीत युद्ध शुरू होता है और उसके 2 साल बाद भारत आज़ाद होता है 1947 में। तो 1947 में जब मिलता है तो अंग्रेज हमें टूटी नाव की तरह हमारी अर्थव्यवस्था को देता है। हमारे पास इतना पूंजी नहीं होता है कि हम किसी युद्ध को या किसी इस तरह के झगड़ों में शामिल हों, क्योंकि उस समय जरूरी था कि हम अपना घर को पहले ठीक करें, अपने नाव को पहले ठीक करें और उस तरह से ठीक करके अपनी जिंदगी को सही से आगे ले चले। क्योंकि आज़ादी के पहले क्या था, भारतीयों में बहुत उम्मीद थी कि आज़ाद होने के बाद हमारी सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाएगी। अगर भारत इस तरह के गुटों में शामिल होता तो दिक्कत भारत को सहना पड़ता, उसको झेलना पड़ता, क्योंकि एक वो गुलामी से निकला था और फिर इस तरह के झगड़ों में फंसकर फिर आप विकास यात्रा को रोक देता। तो यही इसी को देखते हुए भारत एक गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया और जिसको नैम के नाम से जाना गया। उसमें उस समय जो 1947 के बाद जो देश आज़ाद हुए थे, लगभग सभी देश वैसे नैम में शामिल हुए और किसी भी गुट में, न सोवियत गुट न US गुट में शामिल होने से मना कर दिया और अपना एक रास्ता अपनाया जिसमें वो अपने देश के हितों को ध्यान रखा, अपने लोगों की, जनता के हितों को ध्यान रखा, उनके अधिकारों को ध्यान में रखा और वो आगे बढ़े। इसी से नाराज होकर आप देखेंगे कि जब इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध होता है 1971 में, तो पाकिस्तान को साथ देने वाला कौन होता है, अमेरिका। जब अमेरिका साथ देता है उसी समय जो दूसरा गुट है सोवियत वाला, रूस आता है भारत का साथ देने के लिए। तो एक नाराजगी तो आपको 1971 में दिखा। दूसरा देखेंगे कि NPT क्या होता है, जो परमाणु समझौता था 1967 में 6 में हो चुका था और ऐसे में भारत उसका सिग्नेटरी था नहीं। जो सिग्नेचर कर लेता उसका तो कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता था वो देश। भारत ने नहीं साइन किया था और 1974 में उसने क्या किया, परमाणु टेस्ट किया। परमाणु टेस्ट करके क्या हुआ, इसे अमेरिका की आंखें और लाल हुई, भारत के अगेंस्ट में और कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। लेकिन समय बढ़ता गया और 1991 में हम क्या लेके आ रहा है, LPG लेकर आए। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों चीज को जब लेके आए तो अमेरिका जो है, जो पूंजीवाद का समर्थक था, जब अर्थव्यवस्था कहीं खुलेगा तो पूंजीवादी देश चाहेगा कि हम उस देश के साथ संबंध बनाएं जहां हमारे हितों को और ज़्यादा पूरा किया जा सकता है, वो अपने हितों को और ज़्यादा साध सकता है। तो हमारे संबंध धीरे धीरे ठीक हुए और वर्ष 2000 के बाद हमारे अमेरिका के संबंध थोड़े सरल होते होते आज मजबूत और प्रगाढ़ हो गए। आप इसी का नतीजा है कि 2008 में देखेंगे कि हम परमाणु समझौता करते हैं अमेरिका के साथ, असाइन परमाणु समझौता, जिसमें ऊर्जा उत्पादन हो, जो हम रिएक्टर वगैरह बनाते हैं तो आप हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी दें ताकि हम रिएक्टर बनाकर ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। तो 2008 में हम ये समझौता करते हैं, इसको दूसरे नाम से 123 या 123 समझौता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अमेरिका के उस एक्ट में जो न्यूक्लियर
जो असाइन परमाणु समझौता है वो 123 आर्टिकल में, इसीलिए 1 to 3 समझौता भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया है, हमने और भी जो कहते हैं कि कोई भी देश अगर अमेरिका के साथ, ये कहते हैं फंडामेंटल 4 एग्रीमेंट ऐसा है जो अगर अमेरिका किसी देश के साथ करता है तो माना जाता है कि उसके साथ संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है। तो एक है जिसोमिया जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, दूसरा है जिसोमिया जिसे मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है ये। तो ये आप देखेंगे कि क्या है ना कि ये 2002 में ही साइन हो गया था। हमने क्या बोला, 2002 के बाद हमारे संबंध अच्छे होने लगे। जब अच्छा होने लगा तो 2002 में ये मैंने किया, फिर 2008 में क्या किया हमने, परमाणु असाइन परमाणु समझौता किया। ये असाइन परमाणु समझौता की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऊर्जा के लिए। फिर देखेंगे लिमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में हुआ था। इसमें क्या होता है कि कोई भी देश चाहे इंडिया या यूएस, अगर इंडिया का कोई शिप अमेरिका के पास जाता है तो उसका वो पोर्ट कुछ, अगर इसके शिप में कुछ खराब होता है तो वो उस पोर्ट पर जाके उसको सुधरवा सकता है, रिपेयर कर सकता है, ईंधन वगैरह भर सकता है। इस तरह का लॉजिस्टिक एक्सचेंज हुआ था मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ 2016 में। कॉमकासा हुआ था कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये 2018 में हुआ था। इसमें क्या होता है, इनक्रिप्टेड मैसेज ट्रांसफर होता है। कभी वारफेयर है या किसी युद्ध में हम शामिल हैं, हमें कोई मैसेज देना है तो हम क्या करेंगे, इसी एग्रीमेंट की बदौलत हम एक दूसरे को ऐसा मैसेज एक्सचेंज करेंगे, इनक्रिप्टेड होगा ताकि कोई इसको डिकोड ना कर पाए। एक बेका क्या था, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि देखिए जो उपग्रह उपग्रह से संबंधित और जो हम मैरीटाइम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो इस बेका के माध्यम से हमें मिलता है। और अगर हम कोई इंफॉर्मेशन सपोज इंडो पैसिफिक में या हिंद महासागर में कुछ ऐसा होता है, चीन कुछ ऐसी उटपटांग हरकत कर रहा है और अमेरिका को इस चीज़ का पता लगता है तो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, इंडिया को देगा। और बेका एग्रीमेंट ही इसमें सबसे बड़ा सहयोगी होगा। चाहे सैटेलाइट की बात होगी तो हर क्षेत्र में क्या होगा, ये सारे एग्रीमेंट इंडिया के लिए क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो ये फंडा जो फाउंडेशन ऑफ द रिलेशन एक तरह से मान सकते हैं कि प्रगाढ़ करने में ये चारों एग्रीमेंट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अब देखिए लिमोआ के बारे में मैंने बता दिया कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ये। इसमें बोला था इनक्रिप्टेड मैसेज आता है। 2+2 एक वार्ता। 2+2 वार्ता क्या होता है कि इसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों देशों के बात करते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर फिर बात करेंगे और बात करने के बाद जो कॉमन मुद्दे होते हैं उस पर बात करते हैं, चाहे काउंटर टेररिज्म की बात हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, हर तरह के मुद्दों को शामिल किया जाता है। अगर डिफेंस से हैं, अगर डिफेंस मिनिस्टर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मिसाइल की बात करेंगे, हेलीकॉप्टर की बात करेंगे, फाइटर प्लेन की बात करेंगे। इस तरह के समझौते हो रहे हैं। बेका के बारे में मैंने बताया कि मैरी टाइम से रिलेटेड होगा, उपग्रह से रिलेटेड होगा, इस तरह की गुप्त जानकारियां आपको दिया जाएगा। अब देखिए सहयोग के बिंदु अब हमने बोला था कि कुछ सहयोग के बिंदु लीजिए और कुछ तनाव के बिंदु हैं। तो सहयोग के बिंदु में ये तो लिमोआ, कॉमकासा, 2+2, बेका, सब तो है ही रक्षा के क्षेत्र में। अब ऊर्जा की बात करेंगे तो यूएस इंडिया ऊर्जा वार्ता करने लगे। एलएनजी हम अब अमेरिका से इंपोर्ट करने लगे, कच्चे तेल का इंपोर्ट करने लगे। जैसा कि अभी मोदी जी गए थे तो ट्रंप बार बार कह रहे थे कि अमेरिका लगातार घाटे में है, व्यापार घाटा इसका भारत के साथ, तो आप प्लीज़ इसको कम करिए, इस गैप को कम करिए, इसीलिए आप हमारे यहाँ से कच्चा तेल लाइए, एलएनजी लेके जाइए, इसलिए वहाँ से लाने का बात हुआ। क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर भारत और अमेरिका एक साथ है, दोनों इस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो दोनों इस रिलेटेड जो भी काम कर सकता है कर रहा है। नवाचार और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, हम नासा इसरो के माध्यम से क्या कर रहे हैं, नासा इसरो के माध्यम से हम विभिन्न तरह के सैटेलाइट निसार वगैरह की बात किया, हमने कई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो जो भी है सहयोग हो रहा है नासा इसरो में। दूसरे एआई आप देखेंगे कि अब वहाँ पर गए थे मोदी जी तो एलन मस्क से मिल रहे हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात हो रही है। हम 5G की बात कर रहे हैं, आईसेट 2022 में ही एग्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी चल रहा है। तो ये सब क्या है, सहयोग का बिंदु है। शिक्षा और संस्कृति में भी देखेंगे तो हमारे यहाँ क्या है कि हम संस्कृति का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। कुछ अमेरिकन इंडिया आ रहे हैं, इंडियन अमेरिका में जा रहे हैं। छात्रों का जो प्रमुख और जो
सबसे पसंदीदा शहर है, देश है, वो अमेरिका है, ताकि वहाँ पर एजुकेशन भी अच्छा है, लाइफ स्टाइल भी अच्छा है, तो वो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सहयोग के बिंदु आपको नजर आ रहे हैं। आतंकवाद और सुरक्षा में भी देखेंगे कि हमेशा अभी एक न्यूज आएगा, हम बात करेंगे अभी, कि बहुत सारे ऐसे जो 26/11 के जो आतंकवादी हैं जो अमेरिका में चले गए थे, अमेरिका उसको पकड़ के रखा है, तो उसको प्रत्यार्पण करने की बात चल रहा था, तो अब अमेरिका इस चीज़ के लिए एग्री भी हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन में एक सहयोग, क्योंकि भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अस्थायी सदस्यता मिले, उसका सहयोग मतलब सपोर्ट कर रहा है। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, मैंने बोला है कि पाकिस्तान में जो लगातार जो टेररिज्म हो रहा है उसमें आप टफ अपना रुख अपनाइए, ताकि एक सख्त संदेश दीजिए कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बचे। नहीं तो जिस तरह से हमने उरी अटैक के बाद हमने बालाकोट हमला किया था, हम उसके जो पीओ के एरिया में जाकर हम अपने शहीद जो जवान हुए थे उसका बदला लिया था, हमने भारत के सेंटीमेंट का जवाब दिया। भारत जो जिस तरह से भारत के हर एक नागरिक को दुखी किया था इस उरी अटैक में, तो हम उस तरह उसकी सीमा में जाकर हम जिस तरह भारत का एक चीज़ सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि कभी नागरिक को हानि नहीं पहुंचाने का प्रयास करता है, ये आतंकवादियों को टारगेट किया था और उसमें भारत सफल हुआ था। तो हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारत में व्यापार में भारत का बड़ा भागीदार, एक समय ऐसा था कि हम चीन से ज़्यादा व्यापार करने लगे थे अमेरिका से, लेकिन अमेरिका से व्यापार करने का फायदा यह है कि हम सरप्लस में होते हैं, व्यापार घाटा नहीं होता, सरप्लस होता है। अब हम बात करते हैं आईटी में हमारा संबंध हो ही रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे कई जो भारतीय सीईओ हैं अमेरिका में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, चाहे सुंदर पिचाई का ले, सत नडेला का ले। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक कमर्शियल डायलॉग भी हो रही है, मतलब कमर्शियल स्तर पर बात करेंगे कि कौन कौन से काम चल रहा है और कहाँ पर सहयोग के बिंदु हैं। तीन सारे बिंदुओं में आप जो है ये तो आपको भूलना ही नहीं है। इन सारी चीज़ों का अगर याद रखेंगे तो ये क्या होगा, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अब कुछ ऐसा है, कुछ तनाव के बिंदु है। अब तनाव के बिंदु क्या है, जहाँ पर सहयोग है वहीं पर आप तनाव भी दिखेगा। तनाव क्या दिखेगा, देखिए रक्षा रणनीतिक असहमति। हम एक चीज़ बोलते हैं कि हम रशिया से जब कोई मिसाइल खरीदते हैं या हथियार खरीदते हैं तो हमें अमेरिका की तुलना में बहुत सस्ता मिलता है, और उसके जो उस पर हम ट्रस्ट भी करते हैं कि हाँ ये काम करता है, युद्ध में उसका प्रयोग किया जा चुका है कई बार। जो आप यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हो रहा है, कई तरह के ऐसे वारफेयर में आप देख रहे होंगे कि बड़ी अलग अलग मिसाइलों का प्रयोग रशिया द्वारा किया जा रहा है। इस S-400 का मिसाइल को तुर्की भी खरीदा, कई देशों ने खरीदा है, कई देशों ने खरीदा है। तो ये सब चीज़ें खरीदने का मतलब क्या था कि जब ये खरीदा हमने, चाहे हम रशिया से कोई व्यापार करते हैं, चाहे कच्चा तेल लाते हैं, जब S-400 हमने खरीदा था उसमें बोल रहा था कि कार्डसा लगा दिया जाएगा। कार्डसा का मतलब ये होता है कि अगर ये प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो कोई भी तरह का चीज़ जो देश अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है इंडिया को, तो उस पर बहुत सारे चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया को बहुत सारी चीज़ें देने से रोक देगा, तो लगाने की धमकी देता था। लेकिन भारत ने हमेशा यही ध्यान रखा है, बैलेंस करने का प्रयास किया है कि भारत का हित सबसे पहले है। और इसमें क्या होता है, बैलेंस करने में यही करता है कि कुछ हथियार हम खरीदते हैं रशिया से, कुछ यूएसए से, कुछ फ्रांस से, हम मल्टीपल देशों से हम इस तरह की चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर एक देखिएगा कि एक तो रक्षा के क्षेत्र में है तनाव के बिंदु जो हम खरीदते हैं रशिया से। इसके पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, अगर मैं इसको इस तरह से देख लूँ कि तनाव के बिंदु कहाँ कहाँ है। हाँ, तनाव के बिंदु अगर देखेंगे तो सबसे पहले इसको वो कर लीजिए, एक चीन के मुद्दे पर ले लीजिए, रशिया यूक्रेन पर इंडिया का स्टांस क्या रहा उस पर ले लीजिए। तीसरा ये देख लीजिए कि हम जो बहुत सारे टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ पे नाराजगी है अमेरिका को। और जब देखेंगे पर्यावरण पे देखेंगे, इन्वायरमेंट पर देखेंगे कि जैसा कहा जा रहा है कि अमेरिका सबसे बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान कर रहा है, चीन योगदान कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में जो देश ज़्यादा योगदान कर रहा है उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए
डेवलपिंग कंट्री को, जो जैसे विकासशील देशों को कुछ देना चाहिए, फिनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो देश अपने यहाँ क्लाइमेट चेंज में अच्छी अच्छी योजनाओं को ला सके, उसमें सहयोग कर सके। तो इन मुद्दों पर भी कई बार बात हो रहा है। WTO के मुद्दे पर हमारा क्या है, तनाव है। वहाँ पर कहता है कि जो आप सब्सिडी देते हो किसानों को वो मत दो, MSP जो दे रहे हो खत्म कर दो। इस तरह के मुद्दे लगातार चल रहे हैं तनाव के मुद्दे पर। अब चाइना के बाद में जब आता है तो चाइना से हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो चाइना से जब प्रोडक्ट लेते हैं तो हम, क्योंकि हमारा वो पड़ोसी है और वो सस्ता मिलता है, अगर हम वो चीज़ें हम चाइना से लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है और ज़्यादा मजबूत होगी। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो चाइना किसी तरह से आगे बढ़े और अमेरिका को चुनौती दे। और अमेरिका चाहता है कि चीन के प्रति जो इंडिया का रुख हो बहुत ही सख्त हो, वो कोई भी कुछ करे तो उसका जवाब कड़े रूप में दिया जाए। लेकिन भारत के लिए ज़रूरी है कि पहले भारत के हित पहले है, दूसरों का हित पहले नहीं, क्योंकि हम एक संप्रभु देश है, अपने देश के लिए निर्णय हम खुद ले सकते हैं। तो चीन के मुद्दे पर है। अब चीन के मुद्दे पर ऐसा नहीं है तनाव, ये सच है कि भारत भी नहीं चाहता। चीन जिस तरह से एक, अभी आपने सुना होगा कि फॉक्सकॉन कंपनी में जो चाइनीज वर्कर काम कर रहे थे उसमें कुछ इंडियन वर्कर भी थे, तो चाइनीज वर्कर को सिर्फ इसलिए वापस बुला लिया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी इंडियन कोई सीख ना ले। तो इस तरह के जो कहते हैं ना कि वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई सिस्टम पर जो चीन अब आगे बढ़ा है, तो इस तरह से क्या होगा, एक गलत रास्ता अपनाया जा रहा है चीन के द्वारा, जो आने वाले समय में एक ट्रेड के रूप में या और भी तरह के कई सारे जो संबंध हैं चीन के साथ हमारे खराब होंगे, क्योंकि हम बॉर्डर पर एक तरफ ठीक कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से चीन का रुख सही नहीं है। रशिया यूक्रेन के मुद्दे पर भारत ने हमेशा कहा, बार बार लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को रशिया का क्या करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए, लेकिन रशिया ने हमेशा कहा, रशिया के लिए हमेशा भारत ने कहा है, पुतिन जी के सामने कहा है कि वार समाधान नहीं है, वार्ता जरूरी है। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है, इसीलिए वार्ता करिए और इस युद्ध को जितना जल्दी हो सके रोका जाए। इस तरह की बातें करके इस पे भी रशिया नाराज, US नाराज, यूरोपियन कंट्री नाराज। क्यों आप इस रशिया यूक्रेन जब युद्ध चल रहा तो आप तेल इंपोर्ट क्यों कर रहे हो, फर्टिलाइजर इंपोर्ट क्यों कर रहे हो, क्यों उससे फॉरेन करेंसी दे रहे हो, आप इसको रोको। इस तरह से चीज़ें हो रही थी, तो दबाव भारत में बनाया जा रहा था। टैरिफ के मामले में मैंने बताया ही कि ट्रंप लगातार बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। WTO में बताया हमने कि जो MSP वगैरह दे रहे हैं उसको खत्म करें। इन्वायरमेंट के मुद्दे पर भी बात कर लिया हमने। अब देखिए व्यापार की जब बात करेंगे तो हम 21, 22, 23, 24, 24, 25 की बात कर रहे हैं, तो हम लगातार सरप्लस में रहे हैं। अगर हम 23-24 की बात करें, लगभग $130 बिलियन का हम व्यापार किए थे, उसमें लगभग हमें $45 बिलियन का सरप्लस मिला था मुझे, तो इसमें घाटा नहीं हुआ था। अमेरिका से हम हमेशा अभी सरप्लस में ही है, जबकि चाइना की बात करें तो लगभग $100 बिलियन के हम क्या होते हैं, व्यापार घाटा में होते। तो ये आप इस तरह से अगर दिखा देंगे तो नंबर अच्छा आपको मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, निर्यात बहुमूल्य धातु करते हैं, जेनेरिक दवा करते हैं, दूरसंचार उपकरण करते हैं, धातु, स्टील, लॉ, ड्रग फॉर्मुलेशन आदि, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हम निर्यात करते हैं भारत से। लेकिन हम लाते क्या है, कच्चा तेल, कोयला, एयरक्राफ्ट का उपकरण, इलेक्ट्रिक मशीन, इस तरह की चीज़ें हम आयात कर रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को जब याद रखेंगे ना, जब आप लिखेंगे किस तरह की चीज़ों को हम आयात और निर्यात करते हैं, तो नंबर ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। अब प्रधानमंत्री का दौरा हमने बोला कि ऐसे समय में हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का शपथ लेने के बाद विभिन्न देशों के साथ व्यापार युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया उन्होंने, जब चीन पर 10% लगा दिया, तो चीन ने इसके बदले में 15% लगा दिया। अगर इस तरह से सभी देशों के साथ होगा तो एक ट्रेड वार की शुरुआत हो जाएगी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि, और ऐसा है कि आने वाला समय अगर भारत के साथ भी ऐसा होता है तो भारत के लिए मुश्किल होगा कि हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी वस्तुएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सब, ज़रूरी है कि मोदी जी और ट्रंप ने बात किया है और इस मुद्दे पर भी बात किया है कि हाँ एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस तरह के व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। रक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ समझौता, अमेरिका एक नए 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी हेतु एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा देखिएगा, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में औद्योगिक से रिलेटेड उत्पादन को बढ़ाना है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का पूरा, ठीक है। A-35 लड़ाकू विमान खरीद पर सहमति बनी है।
और भी बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन ये रक्षा की बात करें तो आप इतना पर ही रुकिए। ठीक है, आपको पहले पता है कि इसके पहले हमने लिमुआ, कोमकासा, बेका, जिसोमिया कर चुके हैं। 2+2 वार्ता हमारा होता है। व्यापार में क्या बात करेंगे, शुल्कों में कमी की बात की गई। हमने बताया था अभी कि टैरिफ के मुद्दे पर तनाव है, तो यहाँ पर कमी करने की बात की गई। बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है, उसकी योजना है। दोनों की कृषि वस्तुओं पर व्यापार बढ़ाने के साथ साथ काम करने पर सहमति हुआ। मतलब कृषि क्षेत्र में हम जो भारत, चूंकि अभी भी ज़्यादातर संख्या जो है कृषि से जुड़ा हुआ है, अगर हमारे पास नया तकनीक और टेक्नोलॉजी आता है, सस्ते दामों पर आता है, तो हम क्या करेंगे, उसमें और ज़्यादा हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मिशन 500 वर्ष 2030 तक अमेरिका और यूएस ने डिसाइड किया है कि आज जो भी हम व्यापार कर रहे हैं उसको बढ़ाकर $5 बिलियन का 2030 तक करेंगे। इस तरह से अगर लक्ष्य डिसाइड होता है तो इसका मतलब है कि हम संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं और हम लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तकनीक के रूप में क्या बढ़ रहे हैं, यूएस इंडिया ट्रस्ट एक ऐसा बनाया गया है, एक ट्रस्ट बनाया गया। इसमें क्या होगा, जो नया उभरती टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे और उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, चाहे सरकार के स्तर पर हो, चाहे शिक्षा जगत की बात हो, चाहे निजी क्षेत्र की बात हो, ये सब आपस में सहयोग करेंगे और सहयोग करके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तकनीकी रूप से। जो क्योंकि आज का समय टेक्नोलॉजी का है, एआई का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, तो हमें सहयोग करना होगा एक दूसरे का, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका भारत से कई गुना ज़्यादा आगे है, तो इस तरह से अगर यूएस हमें सपोर्ट करता है तो हम भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। एक इंडस इनोवेशन है। इंडस इनोवेशन में क्या होगा कि उद्योग होगा, शैक्षणिक जगत होगा। आप ये जो देख रहे हो ना, यही एक तरह से है इसको आगे बढ़ाने का। इसमें क्या होगा, अंतरिक्ष की बात कर रहा है, ये आंतरिक नहीं अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष, ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो एआई है, सेमीकंडक्टर है, ये सब सारे मुद्दों पर क्या होगा, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तकनीक, क्वांटम तकनीक पर बात करेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, परमाणु ऊर्जा पे बात करेंगे। इस तकनीक में अगर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो भारत को इसमें क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा। ऊर्जा सहयोग, हमने बताया था कि भारत को अमेरिका भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का पूर्ण सदस्य नहीं है, उसको बनने में अमेरिका बोला है कि हम इसके लिए सहयोग करेंगे, हम समर्थन देंगे, हम उस समर्थन का पुष्टि भी करते हैं। हम ऊर्जा के लिए हमने बताया था आसान परमाणु समझौता हुआ था 2008 में, और विभिन्न रिएक्टर को बनाकर हम ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं, तो ऊर्जा के क्षेत्र में हो गया। देखिए ऊर्जा क्षेत्र में भी ये है, साथ ही साथ और भी तरह से कई जो सोलर पैनल के माध्यम से हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं, अब वाटर से कर रहे हैं, हाइड्रो से कर रहे हैं, तो सब अलग अलग है, लेकिन हम अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना है। बहुपक्षीय सहयोग क्या है, हमने बोला था अभी कि हमने क्या किया कि रक्षा सहयोग कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अमेरिका ने तहबूराना 26/11 के जो आतंकी है उसको भारत को प्रत्यार्पण करने के लिए बात मंजूरी दी है। ठीक है, दूसरा बात कि इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक वेंचर बनाने की बात किया गया। तो ये सब याद रखिए, ये सब लाइन लिखेंगे तो नंबर डायरेक्ट मिलेगा आपको। 21वीं सदी के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट नामक नई पहल शुरू किया गया, इंडिया कॉम्पैक्ट। दूसरी बात कि हमेशा ट्रंप साहब कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आप मोदी जी के बारे में जानते हैं कि मोदी जी के सामने आप कुछ नहीं हैं, आप इकोनॉमी रूप से मजबूत हैं, लेकिन बातों में आप मोदी जी को हरा नहीं सकते। अब मोदी जी जो देश के लिए अभी कर रहे हैं, वैसा अभी कुछ ही प्रधानमंत्री है जो इस तरह से आगे बढ़े हैं। और आज जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि मोदी से बड़ा नेगोशिएटर हमने देखा नहीं है। अब मोदी जी ऐसा नेगोशिएट किया कि उन्होंने मागा बोला तो इंडिया ने मीगा बोला, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। मेक इंडिया ग्रेट अगेन से मतलब है कि जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना है, उसी को पूरा करने के लिए मीगा का नारा दिया गया। और मोदी जी ने बोला कि आपका मेगा और मेरा मीगा, ये दोनों मिलेगा तो मेगा पार्टनरशिप होगा, उसी की बात कर रहा है। तो हमने क्या बोला, मागा प्लस मेगा मीगा, दोनों मिलकर क्या बनेगा, मेगा। तो इस तरह से मेगा पार्टनरशिप करने की बात किया जा रहा है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये विकसित भारत की संकल्पना है, वो अमेरिका की संकल्पना है। तो मेगा पार्टनरशिप करने की बात की गई। इस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया गया और संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास किया गया।
अब समग्र रूप से हम क्या कहेंगे? समग्र रूप से यही है कि हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा इंडिया यूएस रिलेशन से रशिया खुश होगा क्या? रशिया भी नहीं चाहेगा कि बहुत बड़े स्तर पर कुछ ऐसा समझौता हो जाए जिससे वो हमारे रिश्तों पर प्रभाव पड़े। इसलिए भारत क्या करता है, संतुलित करता है, कुछ व्यापार इससे करता है, कुछ व्यापार रशिया से करता है कि दोनों नाराज ना हो, क्योंकि रशिया हमेशा से भारत का समर्थक रहा है और अमेरिका पर हम पूरी तरह भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने स्वार्थ को पहले रखता है, अपने हित को पहले रखता है, तब किसी चीज़ को सामने लेकर आता है। समय आता है तो अल्पसंख्यक के मुद्दे पर वो भारत के सामने तनाव के मुद्दे पर खड़ा कर, तनाव होता है। जब 370 हटा तो भारत में मानवाधिकार का मुद्दा उठा दिया गया, इंटरनेट का भी शटडाउन हुआ तो उसके मुद्दे उठा दिए जाते थे, प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दा उठाया जा रहा है। ये सब तनाव के मुद्दे हैं, लेकिन भारत ने इसको क्या माना? ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें आप हस्तक्षेप ना करिए। तीन सब मुद्दों पर क्या हुआ? बातचीत हो रहे हैं और दोनों फिर संबंधों को ठीक करें। तो कहने का क्या मतलब है? हमने तनाव के बिंदु कई कई बता दिया आपको, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट आप लिख लेना। आप समग्र रूप से क्या कहेंगे जब आप खत्म करोगे इसको? तो कहेंगे आप, समग्रता कहा जा सकता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है? विशेष संबंध को दिखाता है। विश्व का सबसे पुराना और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के बीच एक विशेष संबंध को दिखाता है। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने, जैसा शुरू में हमने बोला था कि सामरिक रणनीतिक पर व्यापक सहमति बनती है, आतंकवाद और हिंद प्रशांत क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को मिलकर सामना करने की बात करती हैं और आने वाले समय में अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करें। इस तरह से आप लिख सकते हैं एक कंक्लूजन के तौर पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, लगता है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया आपके क्वेश्चन में काम आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और भी वीडियो आप जो कल आएगा आपके पास, वो मैं कोशिश करूँगा कि साइंस एंड टेक या आर्ट एंड कल्चर से ही एक पोर्शन लेके आऊँ, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक डीआई का क्वेश्चन हो सकता है आज रात में अपलोड किया जाएगा। एक क्वेश्चन हम 69 से चलेंगे आगे, 69 का पहले लेंगे क्वेश्चन, फिर 68 का, इसी तरह बढ़ते चलेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो आप सर्च करिएगा, जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।